हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखें, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं और अलग अलग पोस्ट हैं। तो अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट वगैरह अलग होंगी, लेकिन इसमें जो है ना, मैं वीडियो में दो पोस्ट पे फोकस करूंगी जो मास्टर डिग्री होल्डर के लिए है। अब देखें, जैसे काफ़ी सब्जेक्ट है, केमिकल, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, तो ये सब जो है ना, इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा, एक यहाँ पे पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट की, आप देख रहे होंगे, है ना, सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, ये बड़ी अच्छी सी वैकेंसी रहती है। और एक जो पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ये दोनों पोस्ट अच्छे पोस्ट है। ऑफिसर रैंक का पोस्ट रहेगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, लेवल 10 पे 57,707 सीपीसी के हिसाब से 90,000 सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी तो आराम से होने वाली है, 90,000 स्टार्टिंग सैलरी। तो ये दो पोस्ट जो है, इनकी डिटेल मैं इस वीडियो में कवर कर देती हूँ। बाकी बहुत सारे पोस्ट अलग अलग है, इनके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत। अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो आईआईटीज और एनआईटीज, इनको डायरेक्टली शिक्षा मंत्रालय ही, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही ये करती है, हैंडल करती है, और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूशन है, मतलब राष्ट्रीय महत्व का ये संस्थान है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये फिलहाल नोटिफिकेशन जो आई हुई है वो है दुर्गापुर से, वेस्ट बंगाल से। बट क्योंकि ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर ये इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंस रखता है, तो अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट है, लेकिन इसमें ग्रुप ए पोस्ट लिखा है ना, ग्रुप ए मतलब ऑफिसर पोस्ट होता है, ऑफिसर रैंक होता है। तो इसमें जो सीरियल नंबर 6 पे है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व मतलब अनारक्षित सीट है, मतलब इसमें जनरल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10। अच्छा, फीस नहीं है यहाँ, जो फीस लिखी हुई है ना, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी जो फीमेल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है, उनके लिए फीस नहीं है, 0 फीस है। तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली पोस्ट सीरियल नंबर 6 पे ग्रुप ए में है, वो कवर कर लेते हैं, उसकी डिटेल। और बाकी जितने आपको पोस्ट दिखाई दे रहे हैं ना, इनके लिए एक वीडियो आपको जल्दी दूसरी भी मिल जाएगी, क्योंकि इतना सारा है पोस्ट की, एक ही वीडियो में सारा जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखें, जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट है, 14 वैकेंसीज है, तो अपॉर्चुनिटी इसमें काफी है। तो एक और पोस्ट मैंने आपको बताया सुपरिंटेंडेंट वाली, है ना, सुपरिंटेंडेंट वाली जो पोस्ट है वो ग्रुप बी में आ रहा है। तो ये ग्रुप बी में आ रहा है, सुपरिंटेंडेंट सीरियल नंबर 11 पर। इसमें 5 वैकेंसीज है, जिसमें 4 अनरिजर्व में। अनरिजर्व मतलब जनरल, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक सीट रिजर्व है, बाकी सभी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कोई भी इसमें यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लेवल 6, इसकी सैलरी लेवल 6 पे तकरीबन 57,000, 60,000, 60,000 तक मिलेगी सुपरिंटेंडेंट की। अब इसकी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया इन दोनों पोस्ट की केवल चेक करेंगे, बाकी पोस्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, मैं अलग वीडियो बना के। इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 12 नवंबर से ही शुरू हो चुकी है। काफी दिन से मेरे पास थी ये एडवर्टीजमेंट, बट बीच में अभी केवीएस, एनवीएस की नॉन टीचिंग आ गए, टीचिंग वैकेंसीज आ गई, तो 21 डेज तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 12 नवंबर से 21 डेज काउंट कर लीजिए, कितना टाइम रहेगा। 18 डेज तो आपको नवंबर में ही मिलेगा, और तीन तीन दिन दिसंबर में। तो दिसंबर का वेट ही नहीं करना, नवंबर एंड तक लेटेस्ट आप अप्लाई कर लीजिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ। तो देखें, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग से क्वालिफिकेशन ठीक से बताया है। तो जो फ्रेशर वाली वैकेंसी है ना, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीरियल नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे, ये पेज नंबर 6 पे है, सीरियल नंबर 6 पे। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, मिनिमम तो देखिए, मिनिमम नहीं अगर लिखा है तो मैं बोलती हूँ मिनिमम क्या, मिनिमम 18 साल में किसी का पीजी नहीं होता, पर मिनिमम जो एक एज होती है जॉब करने की वो मैं लिख देती हूँ। 18 to 35 ईयर्स के सारे के सारे सीट तो इसमें दोनों अनरिजर्व कैटेगरी है, तो 18 से 35 साल तक के, 18 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है वो कर सकते हैं अप्लाई। इसमें क्या मांग रहे हैं, इसमें इनकी जो रिक्वायरमेंट क्या है वो देखेंगे। इसमें रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि मास्टर डिग्री इन
मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ में, 55% या अधिक अंकों के साथ में आपने स्नातकोत्तर की डिग्री ली हुई है, तो बस इतना काफी है। बस इतना काफी है। अगर आपने स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री किसी भी विषय से किया हुआ है, किसी भी विषय से 55% या अधिक अंकों के साथ में, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। या फिर जो जॉब करते हैं उनके लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब अगर आपकी ऑलरेडी है तो प्रमोशन के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं ना, तो वो भी देख लें। सुपरिंटेंडेंट की अगर पोस्ट पे आपने या प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब किया हुआ है, तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ। नहीं तो फिर सिर्फ मास्टर डिग्री अगर है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी होती है ना वो जरूरी नहीं होती है। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी होती है, जैसे कि अभी दो कैंडिडेट का या दो से ज्यादा कैंडिडेट का मार्क्स जो है टाई हो गया, तो अब किसको प्रेफरेंस देंगे? तो जिनके पास मैनेजमेंट इंजीनियरिंग लॉ की डिग्री उनको प्रेफरेंस दे देंगे। जिनके पास जो चार्टर अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है उनको दे देंगे ऑप्शन में। तो ये तब यूज करेंगे जबकि मार्क्स वगैरह एक ही जैसे आगे दो कैंडिडेट के या दो से ज्यादा कैंडिडेट के। अब असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी कुछ वैकेंसीज हैं जिनके पास नेट या सेट है और लाइब्रेरी साइंस है, इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर डिग्री किया हुआ है, वो चेक कर लीजिए। अभी नेक्स्ट मैं कवर करके दे रही हूँ आपको सुपरिंटेंडेंट की, क्योंकि ये भी अच्छी पोस्ट। अब सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है इसमें अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स, तो 18 टू 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 18 से 30 साल, देखिए मिनिमम 18 साल में कुछ कोर्स कम मतलब पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, बट एक जो एज फिक्स किया गया है कि मिनिमम क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक लिख देती हूँ कि चलिए 18। तो 18 टू 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भी तो यूआर में अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें सीट नहीं है, ओबीसी के लिए केवल सीट है। तो जो यूआर में अप्लाई करेंगे उनको तो फिर एज में रिलैक्सेशन मिलेगी नहीं। इसमें आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी विषय से। देखें क्या लिखा है, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, है ना। 50% या वो मार्क्स के साथ में आपने किसी भी विषय से स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री किया हुआ है, तो आप फ्रेशर भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर कोई ग्रेजुएट भी है, मास्टर डिग्री नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, 60% ग्रेजुएशन के बेसिस पे अगर करेंगे तो 60% अंक चाहिए। और अगर ग्रेजुएशन नहीं है में नहीं है 60%, तो आप मास्टर डिग्री 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। फीस की डिटेल तो वहीं लिखी हुई थी। सबसे पहले फीस नहीं है कि इनके लिए, वो देखेंगे। जिनका सीजीपीए में है ना, उनके लिए है कि 60% के लिए 6.5 सीजीपीए होना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। 60% जहां लिखा है ना, वहां पे अगर सीजीपीए से आपने पास किया हुआ है सिस्टम से, सीजीपीए सिस्टम से बहुत लोग पास करते हैं, तो 6.5 होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन देंगे SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। लेकिन जो देखिए मिनिमम एज यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने 18 ईयर्स, इसलिए मैंने मिनिमम 18 ईयर्स लिख दिया। लेकिन अभी आगे पढ़े क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि SC ST OBC कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। अब जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली पोस्ट है उसमें तो 2 सीट है, यूआर ही है, तो आप तो यूआर में ही अप्लाई करेंगे, चाहे आप SC कैंडिडेट हो, चाहे ST कैंडिडेट हो, चाहे OBC कैंडिडेट के लिए तो एक सीट सुपरिंटेंडेंट में थी। तो सीट ही नहीं है तो आप यूआर में अप्लाई कर रहे हैं ना। तो यूआर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन इन कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो यूआर में अप्लाई कर सकते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले, बट फिर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। ये हो गया। इसके बाद the original degree certificate, proof of date of birth and other testimonial towards the fulfillment of specified eligibility condition shall be required to be produced by the candidate at the time of interview और document verification। तो document verification के टाइम के लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी करके रख लीजिए। चलिए इसके बाद और भी कुछ चीजें जो मेन चीजें लिखी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, पॉइंट नंबर 36 पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नो एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट। अब आप फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के, या फिर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है, तो आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। बट फिर वही है कि अब आप यूआर में अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए आपको फीस लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो फीस का वही है, ग्रुप ए की एक पोस्ट है उसके लिए 1500 लगेगा, मेल कैंडिडेट जो OBC है और जो EWS है
जनरल है। बाकी जो ग्रुप बी में एक सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए 1000, जो भी फीस लगेगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। पेमेंट ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, जारी है। 12 नवंबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गया। कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मैक्सिमम साइज ऑफ 10 MB। सेल्फ अटेस्टेड पीडीएफ बनानी है आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट, अभी देखते हैं क्या क्या मांग रहे हैं, वो बताएंगे वहां आपको। सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट इज अवेलेबल इन एनेक्सियर ए। तो चलिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार और देख लेते हैं। तो एनआईटी दुर्गापुर की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे करियर सेक्शन दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे करियर सेक्शन दिया हुआ है, नीचे देखें, है ना। तो करियर सेक्शन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो करियर पेज ओपन होता है, इसमें आपको पूछ रहे हैं फैकल्टी रिक्रूटमेंट है तो नहीं, जेआरएफ है नहीं, नॉन टीचिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो फिर से लिंक अवेलेबल करा रहे हैं। सबसे पहले ये आपको लिंक अवेलेबल करा रहे हैं नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये एडवर्टीजमेंट है, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ही सब मिल जाएगा आपको, एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा, सब कुछ। तो ये एडवर्टीजमेंट है, पढ़ लीजिए, बहुत छोटा सा एडवर्टीजमेंट है। और मैंने तो अभी सुपरिंटेंडेंट और इस पे ही फोकस किया है। मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस एनेक्सियर ए में एक बार चेक कर लेते हैं। तो एनेक्सियर ए में नहीं होगा तो एनेक्सियर बी में चेक करेंगे, जहां पे भी दिया होगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, सीरियल नंबर 6 पे चलते हैं ना। मेडिकल, हाँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए इन्होंने क्या बोला है कि डोमेन टेस्ट होगा एमसीक्यू 90 मिनट्स का, मतलब 60 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और फिर इंटरव्यू रहेगा। और मेरिट लिस्ट जो है ना, सिर्फ फेज 2 के इंटरव्यू के बेसिस पे करेंगे। फेज 1 से सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। ये जो पहला वाला है ना, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट बनने में। मेरिट लिस्ट बनने में सिर्फ इंटरव्यू का कंट्रीब्यूशन रहेगा। फेज 1 से सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग करके फेज 2 इंटरव्यू में लेके आएंगे। पूछेंगे क्या क्या, तो इसमें सिलेबस दे दिया है। एलटीसी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट होती है या जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट होती है, उसमें आपको गवर्नमेंट का जो भी रहता है ना, डेपुटेशन क्या होता है, डेपुटेशन का मतलब क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता। लियन रूल्स क्या है, टीए मतलब नहीं पता होता। टीए मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो करंट डीए कितना चल रहा है आपको पता होना चाहिए, या कैसे डीए कैलकुलेशन। एलटीसी क्या होता है, ये सब जो टर्म्स है ना, ये गवर्नमेंट जॉब जो भी करते हैं ना उनको पहले से पता होता है। आपको नहीं पता तो आप गूगल करिए, गूगल करके ये सब पढ़ लीजिए, सिंपल चीजें हैं। ये किसी भी एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की जॉब भी करते हैं या आप किसी प्राइवेट संस्थान में भी काम करते हैं, कि टीए क्या होता है आपको पता नहीं। कल हो सकता है ना आपको टीए लेने की जरूरत हो, आपको ट्रैवलिंग का काम मिले, तो आप क्लेम करेंगे ना, मुझे टीए चाहिए, मुझे टीए दीजिए, है ना। तो मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता था कि मेरी पहली जॉब थी, तो मुझे पता नहीं था कि अगर मैंने ट्रैवल किया तो मुझे टीए मिलेगा। तो मैंने देखा बाद में सभी कैंडिडेट्स को टीए मिल रहा है, और मैंने क्लेम ही नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो पता होना चाहिए हर चीज। तो जीपीएफ क्या होता है, एनपीएस, न्यू एनपीएस रूल क्या है, फिर एनआईटी एक्ट्स क्या है, बीओजी फिनांस कमेटी क्या होती है, उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी क्या होती है, सीनेट एंड एनआईटी काउंसिल, एचओडीज, एचओसीज, रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होते हैं, प्रोसीजर, पेंशन रूल्स क्या है, अभी न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या फर्क है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर सिलेबस फॉर फेज 2, इंटरव्यू लेंगे ना फेज 2 में। तो इंटरव्यू में वही पूछेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़ाई की, क्यों पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, स्किल सेट आपका, आपके क्वालिटीज क्या हैं, या आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि क्या आप में कमी है, ये सारी चीजें जो है ना। तो कमी में कभी भी नहीं बताना होता है कि कमी है कुछ, कमी में ऐसी चीजें बतानी होती है जैसे कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, या फिर ऐसे बताना होता है कि मैं नो नहीं बोल पाता हूँ, नो नहीं बोल पाती हूँ। तो ऐसी चीजें बता जो कमी आपकी लगे नहीं। एक्सपीरियंसेस अगर हैं तो वो आपको बताना होता है, आपके हॉबीज बतानी होती है अच्छे से संभाल के, क्योंकि फिर उस पर वो क्वेश्चंस बनाते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू बहुत ही आसान रहता है, वो जितना आप टैक्टफुली और पीसफुली हैंडल करते हैं। तो ये वाला जो होता है ना, ये बस देखते हैं कि आप ऑफिसर बनने के लायक जो है ना
मतलब पीसफुली काम होके सिचुएशन को, कई बार वो आपको कट करते हैं बीच में कि आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत तरीके से, तो बस पीसफुल रहना है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें देखें कुछ भी सिलेबस नहीं है, बस आपकी टेस्ट करेंगे कि ऑफिसर बनने लायक है या नहीं। तो एनआईटी दुर्गापुर की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लीजिए।